बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे, बात करेंगे अहम मामले की। हुकूमत ने दहशतगर्दी का नासूर जड़ से खत्म करने का अज़्म कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ गए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसका एहतसाब होना चाहिए। इस रकम से सूबे में एक के बजाय 10 शहरों को सेफ सिटी बनाया जा सकता था। तब चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका फिर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो जाता। अपने इख्तिलाफात पसे पुश डालकर हम एक यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों। बेजा इल्ज़ाम तराशी, नाजायज़ तनकीद का जो सिलसिला रवा रखा गया वो काबिल मज़म्मत है। ये कहना कि ये ड्रोन हमला था इंतहाई नामुनासिब थी। तनकीद बराए तनकीद से परहेज़ करना होगा, हक बात कहनी होगी, जिसकी कोई जिम्मेदारी है उसके बारे में बात करनी होगी कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या था। इसको कुचलने के लिए हमें अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए हमें आगे बढ़ना होगा। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में ये 35-36 अरब बनता है, वो कहाँ गया? केपी के पास सिर्फ इस मद में 417 अरब रुपए थे। वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते। फिर मेरा सवाल ये है, 417 अरब कहाँ गया? उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। वो सिर्फ इसी एक मद में था। ये जो दहशतगर्दी है या दहशतगर्द जो होते हैं, इनका ना कोई मजहब है, ना इनका कोई मुल्क है। और वज़ीर आज़म ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उनके रवैयों में तज़ाद है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को सेटल करने के लिए आप आगे बढ़े, मुल्क की बेहतरी के लिए आप आगे क्यों नहीं आ रहे? अब आपका दोहरा मयार नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने APC में PTI को भी मदऊ किया है, यकीन है कि उनका जवाब नफ़ी में नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि दहशतगर्द यहाँ किस तरह आए, कौन लेकर आया, दहशतगर्दों को यहाँ का हिस्सा किसने बनाया? कौम इन सब सवालात का जवाब जानना चाहती है कि इनको यहाँ पर लाया गया था सेटल कराने के लिए। यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं। तो ये इस तरह की जो है डबल स्टैंडर्ड, वो नहीं चलेंगे। मैंने एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है, जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। वो मुझे ख़त लिखते थे, एक दैट यूज्ड टू बी अ क्रूअल जोक कि मेरा नाम लिखे बगैर और साइन के बगैर वो लेटर आ जाता था। उसके बावजूद भी, and I'm not trying to speak for myself, I'm not trying to earn your kudos, but the fact of the matter is, मैंने जब भी उस खत का जवाब दिया उनका नाम लिखा ऊपर और नीचे साइन किया। लेकिन यहाँ पर हम ये कंपैरिजन करने के लिए नहीं बैठे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होके, कोई भी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट हो उससे बालातर होके हमें ये एफर्ट करनी होगी। तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी, PTI रहनुमा असद उमर ने बता दिया। कहते हैं इमरान खान और PTI रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान कैसे इनके साथ बैठ सकते हैं? इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तहरीक इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज उठाने वाले सहाफियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तमाम लीडरशिप के ऊपर। अब ये कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले, तो शर्म आनी चाहिए। नहीं जा रही। और आपको बताएं, पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद है। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान।
ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में मुलव्विस थे। आपको बताएं कि पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद है। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई। तो नाज़रीन, एपेक्स कमेटी के इजलास में क्या अहम फैसले हुए? सानिहा पेशावर की तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई? मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, पेशावर में आज गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जो है एपेक्स कमेटी का इजलास जो है शुरू कर दिया गया है। पेशावर पुलिस लाइन धमाके के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने जो है हंगामी बुनियादों पर पेशावर का दौरा किया था और यहाँ पर जो है उनके मरीजों से इयादत भी की थी। उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि एपेक्स कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा, जो कि पेशावर गवर्नर हाउस में बुलाया गया है, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला समेत आला अस्करी क़यादत और दीगर एहलकार जो अफसरान हैं वो शरीक हुए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा भी एपेक्स कमेटी में मौजूद है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसी तौर पर जारी दहशतगर्दी की फ्रंट लाइन का जो किरदार अदा कर रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को के हवाले से अहम फैसले मुतवक्को हैं। आला अस्करी क़यादत जो है और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो है ये इजलास जो है अभी भी जारी है, जिसमें जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। आपको बताएं कि एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और इसी हवाले से बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपडेट किया। और आगे बढ़े और आपको बताएं कलअदम TTP के पीछे भारत का हाथ है। मारूफ यूरोपीय मैगजीन मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। बताया भारत TTP के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान को कमजोर करके भारत खित्ते का ठेकेदार बनना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से भारत मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने में भी कामयाब है। मॉडर्न डिप्लोमेसी मैगजीन ने आलमी बरादरी से भारत को लगाम देने का मुतालबा भी कर दिया है। भारत पाकिस्तान के अमन का दुश्मन। मारूफ यूरोपीय मैगजीन मॉडर्न डिप्लोमेसी ने भारत के नापाक मंसूबों का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कलअदम TTP को इस्तेमाल कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते कलअदम TTP को सरमाया और तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्हीं सहूलियात की वजह से पाकिस्तान में हमले करने के काबिल बनती है। TTP के कमांडर्स को भारत में महफूज पनाहगाहें भी इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। TTP के कमांडर्स तिब्बी इलाज के लिए सरहद पार करके भारत जाते हैं और फिर तवील अरसे तक वहीं क़याम करते हैं। मतलब भारत न सिर्फ कलअदम TTP की खुली हिमायत कर रहा है, बल्कि उसके रहनुमाओं को कानूनी कार्रवाई से भी बचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मकसद पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को कमजोर करना है। इस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में अपनी सरगर्मियों से भी तवज्जो हटाने में कामयाब रहा है। मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि खित्ते में अमन के लिए आलमी बिरादरी भारत को कलअदम TTP की हिमायत से रोके। और जैसे कि इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, भारत पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहा है। एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत का इंकशाफ हुआ है। मारूफ यूरोपीय मैगजीन मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि कलअदम TTP के पीछे भारत का हाथ है। इसी पर मजीद बात भी करेंगे। इस अहम मामले पर हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। मोइनुद्दीन साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अहम इंकशाफ, और पाकिस्तान तो आलमी सतह पर यह आवाज़ पहले भी बुलंद करता रहा है, लेकिन एक बार फिर ये इंकशाफ हो चुका है। अब तो आलमी बरादरी को साथ देना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ। ये रिपोर्ट जो आई है, इससे पहले हमें तो कोई शक नहीं, उसके बेइंतहा सबूत पिछले कई सालों से जो है हमारे पास मौजूद है कि भारत दहशतगर्दी में हमेशा, आज से नहीं बहुत सालों से, कोई भी जमात जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है या मिलिटेंट है और इंतहा पसंद है, उनकी सरपरस्ती करता है। और TTP से तो उनकी जब अफगानिस्तान में करज़ई की हुकूमत की बहुत राब्ते रहे हैं, उनकी फंडिंग, उनकी ट्रेनिंग उस वक्त भी टारगेट इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करता था, और उनका खास टारगेट बलूचिस्तान है और अब KP के अलावा कराची भी है। तो इतना उनके पास वसाइल देना, बारूद देना, हथियार देना, मिसाइल और ट्रेनिंग देना,
इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ये पहले से रिपोर्टें मौजूद है। ये और बात है कि दुनिया जो है जिसका उसको साथ देना चाहिए वो नहीं देती, न कश्मीर के मसले पर और न टेररिज्म के मसले पर। और अब उम्मीद है कि इस किस्म का अगर निकला है और भी अगर अब इसको उठाए तो हमने डोजर भी दिए हैं भारत के खिलाफ, जिसके अंदर तमाम बातें दर्ज हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरह उसने मामलत की और सबूतों के साथ भी पेश किए हैं। लेकिन क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उनके साथ लोगों की तिजारत है, इस खत्ते में अमेरिका ने उनको अपना पार्टनर स्ट्रेटेजिक चुना हुआ है चाइना को कन्फर्म करने के लिए, और क्वाड जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान और ये सब मुल्क चाइना के खिलाफ जो घेरा बनाए रखते हैं, उस वजह से वो चशमपोशी करता है इन बातों से। अब पाकिस्तान का जो हम हमेशा उठाते हैं उसको खातिर खा जो है वो तवज्जो नहीं देते उसके ऊपर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये इन चीजों से प्रेशर भारत पर आएगा। ठीक है मोइनुद्दीन साहब, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत मुसलसल पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहा है, दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत कर रहा है और फिर इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात भी हम मुल्क में देख रहे हैं, ये कितना खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है? बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है मईशत की कमजोरी की वजह से बहुत जो है परेशानी के आलम में है, और पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत नहीं है जो मजबूत फैसले करे। 13 जमातों का जो है वो कोलिशन है और कुछ सूबों में इलेक्शन होने हैं, उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, इलेक्शन की डेट पर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मजबूत, लेकिन बिल्कुल आलमी बरादरी को एक्शन लेना चाहिए, कोई जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल हुक्मरानी की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी और सूबे में अमन कायम करने का दावा भी किया। इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, जानने के लिए देखते हैं पेशावर से सज्जाद हैदर की ये रिपोर्ट। पुलिस को रिफॉर्म किया, पुलिस कमांडोज की ट्रेनिंग करवाई, पहली दफा पुलिस कमांडोज को डेवलप किया, और पख्तूनख्वा की जो पुलिस थी वो फिर खड़ी हुई अपने पैर पे। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का मजबूत किला, 2 बार हुक्मरानी का एजाज, मगर फिर भी सूबे में अमन व अमान कायम करने में रहे नाकाम। 2013 तहरीक इंसाफ का इक्तदार का पहला साल, कोहाटी चर्च में खुदकश धमाका। 2014 में दिल दिला देने वाला सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया। दहशतगर्दों ने 2015 में PAF बेस और हैदराबाद मस्जिद को निशाना बनाया, जबकि 2016 में बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। 2017 में चरसदा कचहरी पर खुदकुश हमला, और 2018 इलेक्शन के दौरान PK 78 के उम्मीदवार हारून बिलोर खुदकुश हमले में जाँ बहक हुए। 2018 में वफाक में पहली बार, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ दूसरी बार बरसर इक़्तिदार आई। एक तरफ अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से तालिबान को मुज़ाकरात की बारहा पेशकश। ये जिस लेवल की जंग है ये मामलात को खराब कर रही है, इसका ना आपको फायदा है ना हमें फायदा है। इसलिए जंग बंद करें और आए मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं और अमन के साथ सुलह के साथ बात का फैसला करते हैं। अमन व अमान के हालात बेहतर होने की बजाय हुए मजीद अबतर। इस दफा एक बार फिर दहशतगर्दों ने रुख किया पिशावर का। 2019 में पहला धमाका पिशावर हाई कोर्ट के बाहर रक्शे में हुआ, जबकि 2020 में दहशतगर्दों ने एक बार फिर दीर कानूनी मस्जिद को निशाना बनाया। 2021 में अपर कोहिस्तान के जिले धासू में चाइनीज इंजीनियर की बस पर खुदकुश हमला हुआ, तो 2022 में बन्नू CTD के दफ्तर पर हमले समेत दहशतगर्दों ने नमाज जुम्मा के दौरान पिशावर कूचे रिसलदार मस्जिद में खुदकुश धमाका किया। तहरीक इंसाफ खुद तो असम्बली तहलील करके चलती बनी, मगर सूबाई हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से दहशतगर्द फिर मुनज़्ज़म हो चुके थे, और अब 2023 के आगाज में ही पिशावर पुलिस लाइन मस्जिद में मुबैना खुदकुश धमाका हो गया। सज्जाद हैदर, समा, पिशावर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। कई शहरों के रेलवे स्टेशन पर बरसों से स्कैनिंग मशीन खराब पड़ी हैं। कई स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट भी गैर फाल हैं। मुसाफिरों का सामान चेक नहीं किया जाता, जबकि कलई पार्किंग से प्लेटफॉर्म तक कोई भी सामान उठाकर ला सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेटल डिटेक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अमला किसी को ही चेक करता है। प्लेटफॉर्म पर इजाफी नफरी
पेट्रोल करती नजर नहीं आती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम, कैंट स्टेशन पर वो मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। खुर्शीद, आप बताइएगा कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? कराची सबसे बड़े शहर के ये रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्तों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के कोई खातिर खा इंतजाम ऐसे नज़र नहीं आ रहे जो साने पेशावर के तनाजुर में होने चाहिए थे। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक वॉक थ्रू गेट है और ये वॉक थ्रू गेट बहुत अरसे से काम नहीं कर रहा, ख़राब है। सिक्योरिटी का अमला मौजूद है जो मुसाफिरों को मैनुअली चेक करता है और एक एहलकार के पास मेटल डिटेक्टर है कि जिसके ज़रिए वो मामूली सा जो लोहे हो या उसमें कोई पिस्टल हो तो वो चेक कर लेगा। अदरवाइज़ जो दो ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर ये वॉक थ्रू गेट है मुसाफिरों के आने के और ये गेट के बारे में बताया गया कि ये ठीक तरह काम नहीं कर रहे और बहुत अरसे से ख़राब है। इसी तरह ये CCTV कैमरा भी यहाँ लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको और इसके बारे में बताया गया कि जो इसका कंट्रोल रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन रेलवे का अमला ये बताने से कासिर है कि क्या ये भी पूरी तरह फ़ाल। इसी तरह जो स्कैनिंग मशीन है उनके बारे में बताया गया कि वो ठीक तरह काम नहीं करती, जबकि स्कैनिंग मशीन को यहाँ होना चाहिए ताकि जो सामान ले जाने वाला है उसको यहीं पे स्कैन किया जाए। अभी यहाँ पे बहुत सारा सामान मुसाफिरों का रखा हुआ है और यकीनन मुसाफिर यहाँ बहुत देर से बैठे हैं अपने गाड़ी के इंतज़ार में, लेकिन इनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं की गई जिस तरह के सिक्योरिटी के तनाजुर में की जानी चाहिए थी। लिहाजा मुसाफिर जो हमारी बात हुई है, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जी ठीक है, सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम को यकीनी बनाना चाहिए। आलम ने हमें कैंट स्टेशन कराची से आगाह किया है। तो अब रुख करते हैं सिटी स्टेशन कराची का। यासिर हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी स्टेशन पे और यहाँ पे जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो इंतहाई नाकिस जो है वो मुझे नज़र आई, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ सिटी स्टेशन और मैंने यहाँ के मनाजिर चेक करना शुरू किए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एहलकार या सिक्योरिटी की टीम जो है वो मुझे नज़र नहीं आई जो किसी भी शहरी को या शख्स को या मुसाफिर को वो चेक करके अंदर प्लेटफॉर्म तक आने की इजाज़त दे रहा हो। किसी भी शख्स का, किसी भी शहरी का दिल चाहे वो सिटी स्टेशन और किसी भी प्लेटफॉर्म तक वो पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2। किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है, जबकि प्लेटफॉर्म पर आने की सिर्फ मुसाफिर को इजाज़त होती है, वो भी टिकट दिखाकर और अपनी चेकिंग करवाने के बाद। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, जबकि जो स्कैनिंग गेट है वो भी एक गेट यहाँ पर स्कैनिंग गेट जो बताया जा रहा है वो भी ख़राब पड़ा है और वो भी गेट से हटाकर दूर रख दिया है, जबकि कोई डिटेक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। डिटेक्टर तो दूर, जब यहाँ पर सिक्योरिटी अमला ही मौजूद नहीं तो डिटेक्टर कैसे होगा, क्योंकि डिटेक्टर जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों के हाथ में होता है ताकि लोगों को, मुसाफिरों को जो है वो चेक कर अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। जबकि यहाँ पर जो भी शख्स आए, चाहे वो मुसाफिर हो या कोई भी तकरीब कार यहाँ पर पहुँच सकता है, कोई भी सामान, कोई भी बम, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो लाकर यहाँ पर नब्ज़ कर सकता है जिससे कोई भी बड़ा हादसा दहशतगर्दी का पेश आ सकता है। जी ठीक है यासिर हुसैन, कराची की सूरत हाल आप बता रहे हैं, नाकिस इंतजाम हैं सिक्योरिटी के और मुख्तलिफ शहरों का हम रुख करते हैं क्योंकि दीगर शहरों की भी हम जानना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी के क्या वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर। लाहौर का रुख करेंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कासिम अरशद। कासिम, आप बताइएगा लाहौर के रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजाम हैं? क्या वहाँ पर जो कैमरे नस्ब किए गए हैं वो काम कर रहे हैं? वहाँ पर सिक्योरिटी गेट जो हैं वो फाल है? अरे बिल्कुल, लाहौर का रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन में आता है। ताहम यहाँ जब हम आए तो हमने ये देखा कि वो बिल्कुल लापरवाही से जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला नज़र आए। उन्होंने कैमरा देखा तो उसके बाद कुछ पुलिस का एहलकार जो है वो हमें मुतहरिक नज़र आए। ताहम अगर इसे ये कहा जाए कि यहाँ सिक्योरिटी के नामुकम्मल इंतजाम हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिरे से स्कैनर मशीन ही मौजूद नहीं है। बहुत बड़े बड़े लगेज सामान उठाए जो है वो जब कुली यहाँ से गुजरते हैं उनको चेक नहीं किया जाता, जबकि इसके साथ साथ लगेज चूँकि तवील दौरानिया का सफ़र होता है रेल, तो उस दौरान लोग जो मुसाफिर हैं वो अपने साथ बड़े बड़े लगेज लेके जो है वो जाते हैं, सफ़र करते हैं। ताहम उन लगेज को मैनुअली चेक किया जाता है, वो भी जब उन्होंने कैमरा देखा तो लगेज को उस तरह चेक किया जा रहा था। ताहम यहाँ स्कैनिंग जो मशीन है वो सिरे से मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ 2 मेटल डिटेक्टर यहाँ पे इनके पास मौजूद हैं, जिसमें ये वो इंतजाम हैं जो हम देख रहे हैं कि नाकिस इंतजाम हैं सिक्योरिटी के और इनको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया था कासिम अरशद ने, खुर्शीद आलम और यासिर हुसैन हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।
कराची के सिटी और कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम पर शहरी फट पड़े। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। तरीके से हो रहा है कि कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ मैं अभी अंदर गया हूँ, अंदर पूछ पाछ के आया हूँ, कुछ भी नहीं है। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। कोई भी दहशतगर्द आए वो किस तरीके अंदर चले जाए, कुछ भी करके आ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। ना हमारे कोई पुलिस कोई नफरी खड़ी है यहाँ पे गेट के ऊपर के इंसान चेक करे। हमें कोई एक्स्ट्रा जो है सिक्योरिटी मेजर्स के वाले थे, हमें चीज़ें नज़र नहीं आई। और इसी तरह इवन वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो भी हमें कहीं भी वहाँ से लाहौर एंटर होते हुए भी नहीं मिले। और इसी तरह यहाँ पर कराची एग्ज़िट के दौरान भी हमें वॉक थ्रू गेट तक भी नहीं मिले। नहीं, वो फंक्शनल नहीं है। वो चेकिंग का जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं हो सका। हम 4-5 लोग थे, गुजरे हैं, लेकिन किसी ने चेकिंग वगैरह को ख़ास नहीं की। तो नाज़रीन, हैदराबाद के रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। मुसाफिरों को चेक करने के लिए लगाए गए 2 वॉक थ्रू गेट्स में से सिर्फ एक काम कर रहा है और एक 6 माह से बंद पड़ा है। मजीद तफसील बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन हैदराबाद पर। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। तो रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के हवाले से या सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी इंतहा है वो ना होने के बराबर हमें मिल रही है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर 2 वॉक थ्रू गेट हैं, जिसमें से भी एक की बताई जा रही है यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं कि इसकी ऐसी ख़राब हो गई थी जिसके बायस, यानी कि मेरे अकब में जो आपको वॉक थ्रू गेट नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये वॉक थ्रू गेट ख़राब है और यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पुलिस की अगर बात करें, जो रेलवे की अपनी पुलिस होती है, तो इक्का दुक्का पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी पुलिस एहलकार हमें गेट पर नज़र नहीं आया। एक ही वॉक थ्रू, और वो भी वॉक थ्रू जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है, बैंड है और ख़राब है। उसको अभी तक जो है उसकी मरम्मत नहीं करवाई जा सकी है। जी वेलकम बैक। अब आपको खबर दें, मरकज में निगरान सेटअप से कबल कौमी असम्बली में PTI का अपना ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तब्दील। अब हर निशस्त पर PTI अपना उम्मीदवार देगी ताकि कामयाबी की सूरत में कौमी असम्बली में वापसी मुमकिन हो। हिकमत अमली में तब्दीली पार्टी रहनुमाओं की तनकीद के बायस की गई। इसी पर बात करते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी, बताइएगा नई हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की? देखिए जी, अगर निगरान हुकूमत ने निगरान सेटअप के लिए मरकज को रोकना है तो उसके अंदर कौमी असम्बली में वापसी जरूरी है। और चूंकि पहले ऐलान ये किया गया था कि इमरान खान जो है वो तमाम नशिस्तों से हिस्सा लेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर फिर ये बहस चल निकली कि अगर इमरान खान तमाम नशिस्तों से हिस्सा लेंगे तो हिस्से में एक ही नशिस्त आएगी, इसलिए असेंबली में वापस जाने के लिए तमाम नशिस्तों के ऊपर हिस्सा लेना जरूरी है और PTI अपने उम्मीदवार दे, जिस पर अब ये फैसला जो है वो तब्दील किया जा रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो है वो PTI उम्मीदवार देगी ताकि कौमी असम्बली के अंदर वापस जाया जा सके और हुकूमत को मर्जी का निगरान सेटअप लगाने से रोका जा सके। पार्टी के अंदर इस मामले के ऊपर शदीद तनकीद भी की जा रही थी कि तमाम नशिस्तों के ऊपर जो है वो क्यों इमरान खान खुद हिस्सा लेंगे, इस तरीके से नशिस्तें हासिल नहीं हो सकेंगी और मतलूबा कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकेगी। इसके बाद अब ये फैसला किया जा रहा है कि अब निगरान सेटअप को रोक। ठीक है, अब ये फैसला किया जा रहा है। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे पेशावर पुलिस लाइन धमाके की। एक और CCTV सामने आ गई है। हमलावर खैबर रोड से मोटरसाइकिल पर बगैर तलाशी पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। हमलावर पुलिस वर्दी, हेलमेट, दस्ताने और चादर ओढ़े हुए था। मोटरसाइकिल साइड पर पार्क की और पैदल पुलिस लाइन की तरफ रवाना हुआ। दूसरे पुलिस एहलकार ने हमलावर को रोका और मोटरसाइकिल हटाने का कहा। मोटरसाइकिल पार्क करके हमलावर बगैर तलाशी पुलिस लाइन में दाखिल हो गया। आखिरी CCTV कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर 12:44 पर पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। पुलिस लाइन मस्जिद में 1:17 पर जोरदार धमाका हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, ये नई फुटेज सामने आई है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पेशावर पुलिस लाइन धमाके में जो है अहम पेशरफ भी जो है वो सामने आई है और ये मुकम्मल तफसीली CCTV फुटेज भी जो है सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुबैना हमला आवर खैबर रोड की जानिब से जो है पुलिस लाइन का जो बार मरकजी गेट है जो खैबर रोड से आता है, वहाँ से जब वो एंटर हुआ है तो वहाँ पर जो पुलिस एहलकार खड़ा था उसने उसको नहीं रोका, ना उसकी तलाशी ली, बल्कि वो डायरेक्ट वहाँ से गुजरता हुआ अंदर पुलिस लाइन के अंदर जो है एंटर हो गया और उसके बाद वो सेक्रेटरीट के गेट से गुजरता हुआ वो जो है
पुलिस लाइन के पास आके खड़ा हो गया, जहाँ पर उसने जो है उतर के अंदर पुलिस लाइन आने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद दूसरे पुलिस एहलकार ने उसको रोका और उसको जो है यहाँ से बाइक हटाने का कहा, जिसके बाद वो बाइक आया और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं, तो बाइक को घसीटते हुए जो है पुलिस लाइन के अंदर पार्किंग में ले गया और वहाँ से पार्किंग के साथ ही जो मेन मरकजी दरवाजा है पुलिस लाइन का, उसके अंदर वो मोड़ के एंटर हो गया और सीधा जो है मस्जिद की तरफ जो है वो आया। मस्जिद तक जो है वो 12:44 तक जो है वो पहुंच चुका था। उसके बाद उसने जो है मस्जिद के अंदर जो है इंतजार किया और 1:17 के ऊपर जो है मस्जिद के अंदर जो है जोरदार धमाका हुआ। केस में जो है अहम पेशरफ भी हुई है। मस्जिद के जो दहशतगर्द के जो आज़ाद है वो भी जो पुलिस को मिल चुके हैं, वो DNA के लिए जो है भिजवा दिए गए हैं, जबकि पुलिस का यही कहना है कि जो दीगर DNA टेस्ट है वो भी कराए जा रहे हैं। मुश्तफा अफराद के कुछ उनके भी जो है DNA टेस्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। सज्जाद हैदर, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी ने कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इसी की तफसील जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। जी असलम खान, बताइएगा। देखिए, जमात इस्लामी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें वो हिस्सा नहीं लेती, और कराची में भी जो कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें हैं, इस पे ज़िमनी इंतखाबात में जमात इस्लामी हिस्सा नहीं लेगी। तहरीक लब्बैक तमाम नशिस्तों पर लेगी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दे दिया है। और सियासी इंतखाबी मैदान में अगर देखिए तो MKM के लिए पहला इम्तिहान होगा। PHP की शमूलियत के बाद ये पहले इंतखाबात होंगे जिसमें MKM एक भरपूर कुव्वत के साथ सामने आएगी। तो MKM, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें इस इंतखाबी मार्के में सख्त मैदान में उतरेंगी, लेकिन जमात इस्लामी इन नशिस्तों पर उम्मीदवार अपने नहीं उतारेगी। जी ठीक है असलम खान, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक केस में गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। गवर्नर ने लिखा, इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं मुआशी सूरत-ए-हाल खराब हो चुकी है? आप गवर्नर को छोड़ें, तारीख दें, ये पाकिस्तान का मामला है। गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए 7 रोज की मोहलत मांग ली है। अदालत ने मोहलत देते हुए 9 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी है। खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी आज दुल्हा बनेंगे। शाहीन आफरीदी का निकाह शाहिद आफरीदी की साहबजादी इंशा आफरीदी से होगा। निकाह की तकरीब कराची में मुनक्कद होगी। तकरीब में रिश्तेदार, करीबी दोस्त और साथी क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। कौमी टीम और PSL के साथी खिलाड़ियों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। मेरी तरफ से शाहीन बहुत बहुत निकाह मुबारक हो, और पर मैं आ तो नहीं सकूँगा, मिस करूँगा इसको। एज कुछ प्रोफेशनल उनसी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये है कि मैं वापस जब आऊँगा और इसको दोबारा सेलिब्रेट करेंगे PSL के दौरान। Hey Shaheen, hope all is well on your side. Congratulations on the wedding day. I wish you all the love and happiness in the world. And just remember one thing, man. Happy wife, happy life. मेरी तरफ से शाहीन अफरीदी को शादी की बहुत बहुत मुबारक, और मेरी दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुशी